हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, तो उसको ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके आगे के पॉइंट है, आगे के टॉपिक है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको हम समझने वाले हैं और आगे कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न होता क्या है। एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसके अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो इंटेंसिटी की जो पोजीशंस है, मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी की जो पोजीशंस है, वो क्या रहे, फिक्स्ड रहे, वो समय के साथ बदले ना, डू नॉट चेंज विद टाइम। ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न को हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं। क्या? द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी, जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी की जो पोजीशंस है हमारी ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पे जो भी दिख रही है, वो चेंज ना करे अगर टाइम के साथ, तो ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न को सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न या आप इसका एक और नाम बोल सकते हो परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न भी कह सकते हैं। समझ में आया सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न किन कंडीशंस के अंदर आपको मिलेगा, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है। These are the conditions for sustained interference pattern। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन वही है कि सेम फ्रीक्वेंसी, जो लाइट वेव्स हो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। टू सोर्सेज शुड कंटिन्यूअसली एमिट लाइट, लाइट कंटिन्यूअसली एमिट करनी है, और कैसे फ्रीक्वेंसी से, सेम फ्रीक्वेंसी से करनी है, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम ही होगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ के लाइट सोर्सेज हमारे होने चाहिए, पहला पॉइंट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नो फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तभी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स शुड बी इक्वल। जो हम दो वेव्स, दो सोर्सेस दे रहे हैं, उन दो सोर्सेस से जो दो वेव्स आएंगी, उन दो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव शुड बी इक्वल फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी। अगर तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में बहुत सही कॉन्ट्रास्ट देखना है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब तुम्हें देखते ही पता लगे कि ये वाली मैक्सिमा है और ये वाली मिनिमा है, ये वाली फ्रिंज जो है मैक्सिमम वाली है, ब्राइट फ्रिंज है, और ये वाली एकदम परफेक्ट डार्क फ्रिंज है। तो परफेक्ट ब्राइट और परफेक्ट डार्क फ्रिंज अगर आपको बनानी है, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट एकदम बढ़िया वाला चाहिए, तो उस टाइम पे दो वेव्स का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो वहां पर बहुत ही बेटर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी के बीच में। समझ में आ गया? एम्पलीट्यूड जो होने चाहिए दो वेव्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी। ये होगी हमारी थर्ड कंडीशन। आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, टू सोर्सेस शुड बी नैरो। अब दो सोर्सेस बहुत ही नैरो होने चाहिए। अब यहां पर आपके दो सोर्सेस क्या थे, दो स्लिट थी ना, S1 और S2 स्लिट। तो ये जो S1 और S2 स्लिट की जो विड्थ है ना, मतलब कि ये चौड़ाई है ना, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो पतले होने चाहिए, मतलब कि नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। ठीक है? अगर नैरो स्लिट्स होंगी तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। जो हमारे दो सोर्सेज है, वैसे हम एक ही सोर्स यूज करते हैं, एस सोर्स, फिर वो दो स्लिट से वो दो वेव्स निकलती है, वो दो सोर्स मान लेते हैं हम S1 और S2। तो वो जो हमारे मोनोक्रोमैटिक सोर्स होने चाहिए, कैसे सोर्सेज होने चाहिए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स होने चाहिए, मतलब वो एक ही कलर की लाइट को क्या करते हो, फेंकते हो। वो ऐसा नहीं है मल्टीपल कलर की लाइट देते हो। मोनोक्रोमैटिक का मतलब आपको पता होगा, एक ऐसा सोर्स जिसमें से एक ही कलर की लाइट निकलती हो, वो होता है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है? तो सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक। क्लियर? वेव्स मस्ट, क्योंकि मोनोक्रोमैटिक अगर सोर्स नहीं होगा तो अलग अलग कलर की लाइट निकलेगी, अलग अलग कलर की लाइट होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। सिक्स्थ पॉइंट, वेव मस्ट ट्रेवल अलोंग सेम डायरेक्शन। दो वेव्स जो होंगी वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो इंटरफेरेंस वैसे भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें कैसे डायरेक्शन में ट्रेवल होनी चाहिए, दो सोर्सेज की दो वेव्स, वो दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये थी हमारी कुछ कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न।
सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या है? एक ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी की जो पोजीशंस हैं वो कभी चेंज ना हो, वो फिक्स्ड रहे, इसी को ही सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। उसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी, दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दो सोर्सेज का जो एम्पलीट्यूड है, दो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग अगर इक्वल रहे तो बहुत तगड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल। फिर क्या था, दो सोर्सेज जो है, दो स्लिट्स जो है S1 S2 स्लिट, वो नैरो होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स हमारे होने चाहिए, और लास्ट पॉइंट हमारी दो सोर्सेज जो है, जो दो वेव्स हैं, वो दोनों वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। एक पॉइंट इसमें आप एक बार ऐड कर सकते हो कि हमारी फ्रिंज विड्थ क्या थी, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ जो है वो लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर है, मतलब कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। मतलब हमें फ्रिंज विड्थ अगर अच्छी मिले, फ्रिंज जो है हमारी ब्राइट फ्रिंजेस जो है और डार्क फ्रिंजेस जो है अगर वो क्या मिले, बहुत ही ज्यादा वाइड मिले, उनकी विड्थ ज्यादा हो, चौड़ी मिले, तो देखने में भी आसानी होगी उन्हें। तो फ्रिंज विड्थ को ज्यादा रखने के लिए, मतलब बीटा को ज्यादा रखने के लिए कैपिटल डी की वैल्यू तो ज्यादा रखी जाती है और स्मॉल डी की वैल्यू कम रखी जाती है। मतलब कैपिटल डी ज्यादा लेते हैं जिससे कि हमारी फ्रिंज विड्थ भी क्या है, ज्यादा है, और स्मॉल डी को कम लेते हैं जिससे कि हमारी फ्रिंज विड्थ क्या है, ज्यादा है। क्योंकि फ्रिंज विड्थ अगर ज्यादा आएगी तो हमारी क्या होंगी, जो ब्राइट फ्रिंजेस है, डार्क फ्रिंजेस है, वो थोड़ी वाइड होंगी। अगर वो वाइड होंगी तो उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट जो होगा बढ़िया रहेगा, क्लियरली हमें ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। समझ में आया क्या? कैपिटल डी का मतलब होता है जो हमारे दो स्लिट्स थी S1 S2, उन दोनों स्लिट्स, मतलब वो सोर्स भी मान सकते हो आपने, उन दोनों सोर्सेस से स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी होता है। तो स्क्रीन को सोर्सेस से दूर रखा जाए जिससे कि फ्रिंज विड्थ ज्यादा मिले, और दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते थे, स्मॉल डी। तो दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस अगर कम रखा जाए तब भी हमें फ्रिंज विड्थ क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। ये पॉइंट भी आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर डाल सकते हो, ये भी एक कंडीशन हो सकती है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। समझ में आया क्या? तो ये थे हमारे कंडीशंस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इसके साथ हो जाता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसका पढ़ने वाले हैं हम, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। इंटेंसिटी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर इसे बनाएंगे। हमारा मैक्सिमम और मिनिमा की इंटेंसिटी, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी का अगर हमें ग्राफ बनाए, उसका ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें हम ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है किसके साथ दिखाएं, डिस्टेंस के साथ दिखाएं, डिस्टेंस x के साथ दिखाएं फ्रॉम द सेंटर O। कौन सा सेंटर O? जब हमने वो बनाया था डायग्राम जंक्शन स्लिट का, तो उसमें ये देखा था आपने, एक सोर्स यहां था, फिर ये दो स्लिट्स थी यहाँ पर, S1 S2 स्लिट्स थी, ये दो स्लिट्स थी यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका स्क्रीन रखी हुई थी, फिर ये स्क्रीन के हमने जो सेंटर था वो ऐसे जाता था बीच में से, ये होता था सेंटर O। तो ये O से सेंटर ये O सेंटर जो है, इससे जो डिस्टेंस की, जैसे इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं नाप रहा हूं तो उसका डिस्टेंस x लिया जाता है। तो अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करूं विद दिस डिस्टेंस x, जो कि सेंटर O से नापा जाता है, उसे ही कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब मैं ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दिखा रहा हूं, तो दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो हम दिखा देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एकदम सेंटर पे कौन सी फ्रिंज मिलती थी,
सेंटर ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, फिर उसके इस तरफ भी डार्क, इस तरफ भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे फ्रिंजेस मिलती थी ऑल्टरनेटिवली। और इनके क्या डिस्टेंसेस होते थे? फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या था? एक्स की वैल्यू, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए xn की वैल्यू क्या लेते थे? n लैम्डा d अपॉन d, याद होगा। ऐसी फॉर ये कौन सी है? nth ब्राइट फ्रिंज। ऐसी फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए क्या डिस्टेंस होता था? फॉर nth डार्क फ्रिंज ये xn की वैल्यू रहती थी हमारी 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो? n की वैल्यू मैं रख सकता हूं 1 से शुरू करूंगा रखना, ठीक है, 0 नहीं रख सकता। क्यों? n की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू माइनस में चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू 1 से रखना शुरू करेंगे। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको बता रखा है कि इसके दो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अगर आप प्लस वाला एक्सप्रेशन ले रहे हो तो वहां पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर माइनस वाला एक्सप्रेशन ले रहे हो, 2n-1 वाला ले रहे हो, तो n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। पर अगर आप 2n+1 वाला ले रहे हो तो n की वैल्यू 0 से शुरू करना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, और यहां पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 0 1 2 3, ठीक है, n गोज ऑन। तो ये तो होगी हमारी फॉर nth ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस, फॉर nth डार्क फ्रिंज ये द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O। ये यही वाला x है। अगर यहाँ पर तुम्हें ब्राइट फ्रिंज मिलती है तो ये x की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब वो कोई सी भी ब्राइट फ्रिंज हो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सी भी हो। ठीक है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 0 रखेंगे। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती है, क्योंकि सेंटर ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो यहीं पे मिलती है, सेंटर पे। क्लियर? अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसको एक चीज और बताता हूं आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती थी, नॉर्मल इंटेंसिटी क्या होती थी इंटरफेरेंस पैटर्न में। नॉर्मल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, यही होता था। ठीक, अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए cos फाई की वैल्यू क्या रहती थी? 1 रहती थी। और cos फाई की वैल्यू जब आप 1 रखते थे तो इंटेंसिटी क्या आती थी? मैक्सिमम आती थी। तो अगर मैं cos फाई की वैल्यू यहां पर क्या रख दूंगा? 1, तो जो I है ये बन जाएगी I मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और अगर ये I मैक्स होगी तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये एक तरीके का एक फॉर्म आइडेंटिटी बन रही है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर बन रही है रे। इसको अगर मैं रूट I1 का स्क्वायर लिखूं प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2, तो ऐसा आ सकता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ इसके बराबर होती है। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी इसके बराबर होती है तो मिनिमम इंटेंसिटी, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। पहले यहाँ पर एक और चीज समझो, आई की वैल्यू क्या होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, बताया था। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर रूट आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो रूट आई की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इधर रूट लगा रहा हूं तो इधर भी रूट के ए स्क्वायर, तो यहां से रूट आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रूट आई की वैल्यू निकल के आएगी रूट के ए। अगर रूट आई की वैल्यू रूट के ए है तो रूट I1 की वैल्यू क्या होगी? रूट के A1। मैं क्या कह रहा हूं, अगर रूट आई की वैल्यू ये है तो रूट I1 की वैल्यू क्या होगी? रूट के A1। ठीक है, और ऐसी रूट I2 की वैल्यू क्या निकालोगे आप? रूट के A2। तो वही वैल्यूज मैं यहां डाल रहा हूं। क्लियर? I max इज इक्वल्स टू रूट के A1 प्लस रूट के A2, इसकी वैल्यू मैंने डाली। ठीक है, जो रूट I1 रूट I2 की बनी है, इन दोनों में से रूट के क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अगर रूट के मेरा कॉमन आ जाएगा तो रूट के का स्क्वायर एक तो अलग हो जाएगा, अंदर बचेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। रूट के मैंने कॉमन लिया, अब होल स्क्वायर में था तो स्क्वायर रूट के पे भी आएगा, और इस पे तो था ही था। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अंदर बचा। रूट के का स्क्वायर क्या होता है? K होता है।
के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ ऐसी दिखती है, दोनों के एम्पलीट्यूड्स का सम दिखती है। और अगर मैं केस ले लूं कि मेरे दोनों ही सोर्सेस का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब मेरी दोनों ही वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, अगर वो बराबर हो, मैं वो वाला केस ले लेता हूं, एक बार ट्राई करते हैं वाला केस लेके। अगर दोनों का ही एम्पलीट्यूड मेरा अगर बराबर हो, A1 प्लस A2 सॉरी A1 A2 दोनों ही एम्पलीट्यूड्स बराबर है, वो किसी A एम्पलीट्यूड के बराबर है, मतलब सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन में यहां पर ले रहा हूं, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। तो उस टाइम पे मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी? उस टाइम पे मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आएगी के A प्लस A का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4KA स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न में बन रही है वो 4KA स्क्वायर बन रही है। कब बन रही है? जब मेरे दोनों ही एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन रहा है। क्लियर? तो ऐसे ही मिनिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है तो मिनिमम इंटेंसिटी किसके लिए होगी? और अगर एक और बात है यहां पर, ये मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है जब मेरे दोनों ही सोर्सेस, दोनों ही वेव्स का वेवलेंथ वो एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। और ढंग से देखो, इसमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, a एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। एक बार जो वेव्स का एम्पलीट्यूड जो हमने लिया है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 4 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रही है। सारी ब्राइट फ्रिंजेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम। मैं यहां से आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां निकल के आई है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट निकल के आई है। दिस इज अवर मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हिच इज कांस्टेंट, दैट डजंट चेंज फॉर डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब कि जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी सबकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो निकल के आएंगी वो सेम आएगी। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी सारी ब्राइट फ्रिंजेस की सेम होगी, किसी की ज्यादा नहीं होगी, किसी की कम नहीं होगी, होगी तो सबकी कांस्टेंट ही होगी। क्लियर? अब मिनिमम इंटेंसिटी की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूला में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगा रहे थे हम, cos फाई की वैल्यू +1 ले रहे थे, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू -1 लेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशंस लेंगे। तो cos फाई की वैल्यू अगर मैं यहां पर -1 लेता तो ये बनता I1 प्लस I2 प्लस रहता नहीं, माइनस हो जाता, -2√I1I2। क्या समझ में आया? मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ये बन जाती फिर मिनिमम। क्या बन जाती? मिनिमम। ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता I1 प्लस I2 -2√I1I2। क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू -1 रखनी है, cos फाई की वैल्यू -1 रखो इसमें, तो मिनिमम इंटेंसिटी कुछ ऐसी बनेगी। फिर इसे सॉल्व करोगे तो ये अगर सॉल्व हो गया है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और जैसे मैंने इसको सॉल्व करके ये सब वैल्यूज रख के निकाला था, ये क्या निकल के आया था? मैक्सिमम इंटेंसिटीज के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी जो निकल के आएगी वो क्या आएगी? के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी जो निकल के आएगी वो आएगी के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज अवर मिनिमम इंटेंसिटी। और मिनिमम इंटेंसिटी के बाद हमने क्या बोला था? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम, तो वही कंडीशन ले रहे हैं। अगर दोनों का ही एम्पलीट्यूड यहां पर सेम कर दिया जाए, मतलब A1 A2 दोनों का ही एम्पलीट्यूड सेम है, तो A माइनस A का होल स्क्वायर, देख लो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या आती है? 0। मतलब मेरे जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो परफेक्टली डार्क होंगे, मेरे जो डार्क फ्रिंजेस हैं परफेक्टली डार्क होंगे, परफेक्टली डार्क फ्रिंज। क्या ये बात यहां से समझ में आई? ठीक है, अगर मैंने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिया और अगर मैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम भी ही नहीं लेता हूं, तब भी मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटीज के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, उसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही है वो सारी कांस्टेंट्स हैं, सारी चीजें कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो 4KA स्क्वायर आ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी तब भी कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहा तो मेरी मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है 0। मतलब ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सबकी सेम रहेंगी और डार्क फ्रिंजेस की सबकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। मतलब जो डार्क फ्रिंजेस है वो परफेक्टली डार्क होंगी
उसमें हमें बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं दिख रही होगी, तभी तो उसकी इंटेंसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं सबकी इंटेंसिटीज क्यों सेम ले रहा हूँ, डार्क फ्रिंजेस को एकदम डार्क क्यों दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैंने आपको ये बनवा के दिखाया। समझ में आएगा। अब वो डायग्राम बनाते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब हम बनाएंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सबसे पहले आपको एक सेंटर, यहां पर सेंटर वाली लाइन दिखानी है। ये सेंटर वाली लाइन कौन सी है, यही है ओ। ठीक है, जो आप वहां बनाते थे वही वाली सेंटर वाली लाइन ये ओ है, ये सेंटर पॉइंट ओ है आपका। क्लियर। और आपका ये जो ये है, यहां पर हम इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, यहां पर आई इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। और ये जो है ये यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। इसमें क्या दिखा रहे हैं हम, डिस्टेंस x from center। ठीक है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से x का डिस्टेंस, ठीक है, वो हम दिखा रहे हैं इस पे, यहां पर हम दिखा रहे हैं इंटेंसिटी। अब आपको पता है डायग्राम में ही कि जो यहां इस वाले पॉइंट पे मिलती है, वो मिलती है हमें ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलती है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज। तो जब हम 0 लेते हैं, इनकी वैल्यू मैं अगर 0 डाल दूं तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ये होगी हमारी सेंटर ब्राइट फ्रिंज। तो ये हमने सेंटर ब्राइट फ्रिंज दिखा दी अपनी। अब सेंटर ब्राइट फ्रिंज के इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या आती थी, डार्क फ्रिंजेस आती थी। अब डार्क फ्रिंजेस कैसी हैं, परफेक्टली डार्क है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, 0 है, तभी हमने यहां पर टच कर दिया। ये होगी हमारी डार्क फ्रिंज। फिर उसके डार्क फ्रिंज के बाद क्या आती होगी, क्या आती होगी, एक और क्या आती होगी, ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, और ऐसे ही चलता रहता होगा। ऐसे ही इस तरफ भी होता होगा, इस साइड भी सेम वही होता होगा। सेंटर ब्राइट फ्रिंज के इस तरफ डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और ऐसी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती रहती होंगी। और ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये लाइन क्यों बनाई है, ये दिखाने के लिए बनाई है कि देखो जो मेरी ब्राइट फ्रिंजेस है, इन सब की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो देखो इस पॉइंट पे भी सेम, इसकी भी सेम, सेंटर ब्राइट की भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। मतलब हमारी जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उन सब की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं, घटती नहीं, ना बढ़ती है। और जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होती हैं, उनकी इंटेंसिटी तो 0 ही मिलती है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को अगर तुम्हें दिखता तो कैसे दिखता, तुम्हें इस पॉइंट पे तो ब्राइट फ्रिंज दिखती, इस पॉइंट पे तुम्हें ब्राइट फ्रिंज दिखती, फिर यहां पर दिखती तुम्हें डार्क फ्रिंज, फिर इतने एरिया के लिए तुम्हें ब्राइट फ्रिंज दिखती, फिर यहां डार्क, फिर ब्राइट। क्या कहना चाह रहा हूं, ये होगी हमारी सेंटर ब्राइट फ्रिंज। यहां पर ब्राइटनेस दिखती है आपको और यहां पर डार्कनेस दिखती। यहां पर डार्क फ्रिंज थी ना, तो यहां पर डार्क दिखता आपको। क्या दिखता है, यहां पर डार्क दिखता। ठीक है, यहां पर आपको डार्क फ्रिंजेस दिखती। फिर उसके बाद ये है, फिर यहां पर दोबारा से ब्राइट आ गई, ब्राइट के बाद दोबारा से यहां पर क्या दिखती, डार्क फ्रिंजेस दिखती। ठीक है, ब्राइट के बाद यहां पर दोबारा से डार्क फ्रिंजेस दिखती है हमारी, और फिर दोबारा ब्राइट आ गई। फिर देखो यहाँ पर ये सेंटर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसी दिखती। देखो ये ब्राइट के साथ ब्राइट है, डार्क के साथ डार्क है, सेंटर ब्राइट के साथ ये रहा। फिर उसके सेंटर ब्राइट के इस तरफ भी हमें यहाँ पर डार्क फ्रिंज ही दिखती। ठीक है, ये होती हमारी एक डार्क फ्रिंज। फिर इस तरफ एक ब्राइट फ्रिंज होती, फिर दोबारा डार्क फ्रिंज मिलती है हमें। समझ में आ रहा है क्या। और थोड़ा डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी फ्रिंज विड्थ बढ़ती घटती हुई दिख रही है, पर जितनी भी डार्क फ्रिंजेस होती हैं और ब्राइट फ्रिंजेस होती है, सबकी फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा की वैल्यू सेम रहती है। वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो भी सेम ही रहेगी। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंसेस दिखा रहा हूं। अगर मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूं तो क्या डिस्टेंस होगा, अगर मैं डार्क फ्रिंजेस वाले पॉइंट को उठा रहा हूं तो ये डार्क फ्रिंजेस वाले पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, पहले उसकी बात करते हैं। तो इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, ये सेंटर राइट फ्रिंज है, ये तो 0 पे ही मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी। अब जो मेरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, यहां पर क्या है, मेरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और ये क्या होगी, फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, फिर सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, चलता रहेगा। अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो किससे निकालूंगा, फॉर द nth डार्क फ्रिंज, ये रहा डिस्टेंस हमारा। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n की वैल्यू यहां डाल दो 1,
1 डालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा डी अपॉन 2d, लैम्डा डी अपॉन 2d। अब सेकंड डार्क फ्रिंज ये रही, सेकंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या डालना है, यहाँ पर 2 डालोगे तो क्या बनेगा 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। ऐसे ही चलते जाओ, ऐसे अगर आगे आगे चलते जाओगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 5 लैम्डा डी अपॉन 2d। अब जैसे ये डिस्टेंसेस आपको यहां मिल रहे हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए, इधर भी होंगे, इधर भी वो डिस्टेंसेस वही रहेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, बस वो डिस्टेंसेस को इस तरफ किस में दिखा देंगे, माइनस के साइन के साथ, और कोई चीज नहीं है। यहां पर ये डिस्टेंस फर्स्ट डार्क फ्रिंज ही होगी, ये भी हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगी, पर ये इस तरफ मिल रही है। इसका डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो वो रहेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज वाला डिस्टेंस रहेगा लैम्डा डी अपॉन 2d रहेगा, बस माइनस का साइन। इसका क्या होगा, माइनस का 3 लैम्डा डी अपॉन 2d रहेगा माइनस के साइन के साथ, फिर यहां पर माइनस का 5 लैम्डा डी अपॉन 2d रहेगा माइनस के साइन के साथ। समझ में आया? तो यही होता है हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी को भी दिखाते हैं इसमें हम, ये होगी आई मैक्स, दिस इज आवर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, और ये क्या है हमारी मिनिमम इंटेंसिटी होगी आई मिन। इसमें हम ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाते हैं डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर के साथ, उसे ही कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर डिस्टेंसेस भी दिखा सकते हैं, अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस दिखाओ, ब्राइट फ्रिंज का दिखाना तो ब्राइट फ्रिंज का भी दिखा सकते हो, उसके लिए ये वैल्यूज यूज कर लेना, ठीक है। एन की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो सेंटर डार्क के लिए आ जाएगी 0। अब पहली ब्राइट फ्रिंज कहां मिलती होगी, पहली ब्राइट फ्रिंज मिलती होगी लैम्डा डी अपॉन डी पे, फिर दूसरी कहां मिलती होगी 2 लैम्डा डी अपॉन डी पे, तीसरी कहां मिलती होगी 3 लैम्डा डी अपॉन डी पे, ऐसे चलते जाओगे। इस तरफ लगाना है तो वो सारी वैल्यूज माइनस में लगा दो। तो ये होता है हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न। मेन पॉइंट आपको ये समझाना था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कांस्टेंट, मिनिमम इंटेंसिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी, जितनी मिनिमम इंटेंसिटी चल रही है वही चलती रहेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो चल रही है वही चलती रहेगी, मतलब सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर, सारी डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर। और अगर एम्पलीट्यूड अगर हमने सेम ले लिया तो डार्क फ्रिंजेस तो परफेक्टली डार्क मिलेंगी। क्लियर? ये हो गया हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न, इसे उतार लीजिए। इसके बाद नोट्स जरूर बनाना, बिना नोट्स के इसको समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, बाद में जाके पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे दोबारा पढ़ोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा, क्या हमारा एनर्जी कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, इस पे बात करेंगे। पहले से उतार लीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इज एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या यहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट तो नहीं हो रहा है या फॉलो हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम समझाता हूं फिर बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, एक मिनट। तो देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर क्या चलती है? अभी हमने फॉर्मूला बनाया था इसका, क्या बनाया था, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अभी हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाया था, वो बना था के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसमें A1 A2 क्या था? A1 A2 हमारा क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ एक वेव का एम्पलीट्यूड, फिर दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, उसके दो वेव्स के एम्पलीट्यूड थे। और अगर मैं मिनिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर ये मिलती है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर एवरेज इंटेंसिटी निकालूं, ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर? आई एवरेज में निकालूं तो वो क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम इंटेंसिटी को मिनिमम इंटेंसिटी प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज आवर एवरेज इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसे ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या निकलता है देखते हैं कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस के a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करोगे k को तो पहले कॉमन ले लेते हैं, k को कॉमन ले लेंगे, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, इसको खोलेंगे, k तो कॉमन चले गया बाहर, a1 माइनस a2 का स्क्वायर तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2a1 a2, ये प्लस का 2a1 a2 माइनस का 2a1 a2, ये कट गया, नीचे क्या बचा 2। यहां पर अगर मैं इसे और सॉल्व करूंगा तो k तो कॉमन ही है, बचा क्या 2a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कॉमन है हमारा, यहाँ पर देखो ये 2 क्या मिल जाएगा हमें? कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा, बचेगा क्या a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो k a1 प्लस a1 स्क्वायर k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो हमारी एवरेज इंटेंसिटी आएगी इन इंटरफेरेंस पैटर्न वो क्या निकल के आएगी? k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, फॉलो हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर या वॉयलेट हो जा रहा है। तो हमारी एवरेज इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ये निकल के आती है, जो कि हमने आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइड बाय 2 करके निकाल ली। अब मान लो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, दिस इज द एवरेज इंटरफेरेंस, एवरेज इंटेंसिटी जब इंटरफेरेंस हो रहा था। अब मान लो अब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, 2 सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज की वजह से कुछ इंटेंसिटी बन रही होगी। 2 सोर्सेज की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी? I1 दैट इज k a1 स्क्वायर, और दूसरे सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी I2 k a2 स्क्वायर। अब दोनों का अगर इंटरफेरेंस नहीं हुआ, दोनों सोर्सेस का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, सुपरपोजिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है अगर, तो उस टाइम पे जो हमारी फाइनल इंटेंसिटी निकल के आएगी, ये 2 सोर्सेज हैं पर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे फाइनल इंटेंसिटी सिंपली I1 प्लस I2 करके निकालेंगे। क्या करके निकालेंगे? I1 प्लस I2 करके निकालेंगे इन 2 सोर्सेज की इंटेंसिटी। उसके लिए यह फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, जो हमने फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज निकाली, ये नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे जो हमारी इंटेंसिटी I1 प्लस I2 करके निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर, इसमें से k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो जब हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी इंटेंसिटी क्या निकल के आ रही है? k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यही तो निकल के आ रही है। जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है उस टाइम पे 2 सोर्सेज की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो I1 प्लस I2 होगी, और उसकी वैल्यू अगर सॉल्व करें तो ये आ रही है। और अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस टाइम पे एवरेज इंटेंसिटी ये आ रही है। क्या ढंग से देखो, ये एवरेज इंटेंसिटी ये वाली इंटेंसिटी के बराबर नहीं है क्या? ये दोनों इंटेंसिटीज क्या है हमारी? सेम आ रही है। इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के बाद भी हमारी जो एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू है वो जब इंटरफेरेंस नहीं होता उसके ही बराबर है। क्या बात समझ में आई क्या? जब इंटरफेरेंस हो रहा था उस टाइम पे एवरेज इंटेंसिटी ये निकल के आती थी k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा तब भी इंटेंसिटी उतनी ही है जो इंटरफेरेंस हो रहा था उस टाइम पे। इसका मतलब इंटेंसिटी तो जितनी थी उतनी ही है, इंटरफेरेंस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस टाइम पे एवरेज इंटेंसिटी ये निकल के आ रही है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा उस टाइम पे भी हमारी इंटेंसिटी ये निकल के आ रही है। इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। अब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैसे फॉलो होता है वो सुनो। जितनी भी इंटेंसिटी, अब आप बोलोगे कि कुछ फ्रिंजेस कुछ जगह तो डार्क हो जाती है, जब दो सोर्सेस की वजह से इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था तो उस टाइम पे हर जगह ब्राइटनेस यूनिफॉर्म थी, हर जगह एक जैसी ब्राइटनेस थी। पर जैसे ही इंटरफेरेंस हो गया उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स एकदम ब्लैक हो गए, कुछ पॉइंट एकदम ब्राइट हो गए, तो हमारी कहीं से इंटेंसिटी गायब हुई ना।
तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं तो लॉस हुई होगी। आप तो ये क्वेश्चन पूछोगे कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं तो लॉस हुई होगी, तभी तो डार्क फ्रिंजेस देखने को मिल रही है। वहां से इंटेंसिटी गई ना, वहां से इंटेंसिटी गई तो एनर्जी का लॉस हुआ कहीं ना कहीं। तो हम यहाँ पर आंसर ऐसे देंगे कि जितनी जितनी इंटेंसिटी का लॉस डार्क फ्रिंजेस में होता है, उतनी ही इक्वल इंटेंसिटी हमें ब्राइट फ्रिंजेस में देखने को मिलती है। मतलब एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी लॉस हो जाती है डार्क फ्रिंजेस से, उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्राइट फ्रिंजेस गेन कर देती है। इसका मतलब एज अ होल एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। सबसे मैं एक बार रिपीट करता हूं इस चीज को। सबसे पहले ये चीज समझ में आ गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। एवरेज इंटेंसिटी ये निकल के आई जब इंटरफेरेंस हो रहा था, पर जब नो इंटरफेरेंस पर जब हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, उस टाइम पे हमारी इंटेंसिटी दो सोर्सेस की वजह से ये आती थी, जो कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है उसी के बराबर है। मतलब दोनों केसेस में इंटेंसिटी बराबर है। मतलब इंटेंसिटी बराबर होने का रीजन मतलब ये है कि यहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। अब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो इसे आप दूसरे शब्दों में कैसे समझा सकते हो? दूसरे शब्दों में ये हम समझाएंगे कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डार्क फ्रिंजेस से लॉस हुई होगी, उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्राइट फ्रिंजेस ने गेन कर दी होगी। समझ में आ गया? आपको यही लिखना है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज लॉस्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज लॉस्ट फ्रॉम द डार्क फ्रिंजेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेन्ड बाय द ब्राइट फ्रिंजेस। उतनी ही एनर्जी ब्राइट फ्रिंजेस में गेन हो गई होगी, या उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर दिख रही होगी। जितनी इंटेंसिटी यहां से गई, उतनी इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस में दिखेगी। क्लियर? इसका मतलब नो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। कैसे फॉलो होता है वो आपको ऐसे समझाना है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर फॉलो होता है। इसका आंसर अब क्या दोगे आप? यस, होता है। कैसे समझाओगे? ऐसे लिख के ऐसे ये सब बता देना, फिर उसके बाद वो लाइन लिख देना जो मैंने आपको बता दी। क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लॉस्ट, या द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी that is lost from the dark fringes and equal amount of energy या intensity appears in the bright fringe, उतनी ही equal amount of energy appear कर जाएगी bright fringe में। इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, जो मैं बोल रहा हूं इसे भी लिख लेना। क्लियर? तो अब मैं आता हूं एक और टॉपिक पे, इंटरफेरेंस के ऊपर ही है वो भी चीज। क्लियर? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले उसके रेशियो निकाल लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्लियर? ये टॉपिक तो यहां खत्म हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। इसे नोट डाउन जरूर करना, जो पॉइंट्स मैंने बोले भी हैं मुंह से उससे भी लिख लेना। क्लियर? तो अब हम निकालने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो की बात करें तो सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर? के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है हमारी? मिनिमम इंटेंसिटी इज के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर ये है, मिनिमम ये है, हमें कहीं इसका रेशियो। तो I max अपॉन I minimum इज इक्वल्स टू I max अपॉन I min इज इक्वल्स टू K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा हमारा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें क्या किया मैंने? A2 के स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी डिवीजन कर दिया और डिनोमिनेटर में भी। A2 के स्क्वायर से, A2 स्क्वायर से, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ऊपर था, इसके नीचे हमने डिवीजन किया A2 के स्क्वायर से, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी A1 माइनस A2 के स्क्वायर में हमने A2 स्क्वायर से डिवीजन किया। अब डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद ये A2 का स्क्वायर जो नीचे है ये ऐसा हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A2, इसका जो स्क्वायर है वो कॉमन में चला जाएगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे कॉमन में लिख दिया मैंने। ऐसे डिनोमिनेटर में भी इसका स्क्वायर क्या चला जाएगा? कॉमन में। A1 माइनस A2 अपॉन A2, और इन दोनों का स्क्वायर क्या चलेगा? कॉमन में।
बाकी से सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, a1 अपॉन a2 प्लस a2 अपॉन a1 अपॉन a2 प्लस 1, क्योंकि a2 जो होगा वो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो a1 अपॉन a2 प्लस 1 और नीचे क्या बनेगा, a1 अपॉन a2 माइनस 1, a1 अपॉन a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां पर एक चीज होती है r। क्या होता है r जो होता है वो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो होता है। r क्या होता है, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो। अब वो जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, वो क्या है, a1 अपॉन a2 के बराबर है। ये जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स दैट इज इक्वल टू द r, ठीक है, और r की वैल्यू क्या है, a1 अपॉन a2। तो जहां पर भी a1 अपॉन a2 दिख रहा है हमें यहाँ पर, वहां पर क्या डाल देंगे हम, r डाल देंगे, तो ये जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, हमने a1 अपॉन a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल दी, r, मतलब हम a1 अपॉन a2 को यहाँ पर r से दिखा रहे हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ द टू वेव्स। क्लियर। अब दिस इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स के एम्पलीट्यूड का रेशियो a1 अपॉन a2 की वैल्यू r हो गई। अब ये हो गया, तो I max अपॉन I min का क्या फॉर्मूला बन गया, I max अपॉन I minimum, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बना वो बना, इन दोनों के स्क्वायर को कॉमन में लिख देंगे, r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन जाता है, I max अपॉन I min का जो फॉर्मूला है वो हो गया r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर। अब r की कुछ और भी वैल्यूज हैं, ठीक है, r को निकालने के और भी तरीके हैं। एक तो तरीका भी आपको बताया कि r की वैल्यू निकालनी है तो a1 अपॉन a2 करके निकाल लो। एक कैसे निकाल सकते हो, रूट i1 अपॉन i2, ठीक है, I इज इक्वल्स टू ए, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एम्पलीट्यूड जो होगा रूट में आया जाएगा, a1 की वैल्यू रूट i1 और a2 की रूट i2, तो हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो रूट i1 अपॉन i2 बन जाएगा। अब इसका एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला क्या है वो सुन लो पहले। जैसे कि हम दो स्लिट्स यूज करते थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, S1 S2, या दो सोर्सेस थे S1 S2, इन दो स्लिट्स की जो विड्थ होती है उसे बोलते हैं हम W1 और इसकी विड्थ को बोलते हैं W2। W का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है, स्लिट विड्थ बोल सकते हो, विड्थ ऑफ स्लिट बोल सकते हो आप इसे। तो ये जो हमारी स्लिट विड्थ है, एक स्लिट की विड्थ W1, दूसरे स्लिट की विड्थ है हमारी W2। तो W1 और W2 दो स्लिट्स की जो विड्थ्स हैं उनका भी रिलेशनशिप होता है R के साथ। क्या होता है, वो ही होता है ये रूट W1 अपॉन W2। मतलब R की वैल्यू आप इन तीन तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको स्लिट विड्थ दे रखी है तो रूट W1 अपॉन W2 करके निकालो, तब भी R मिल जाएगी। अगर आपको इंटेंसिटी दे रखी है दो वेव्स की तो रूट I1 अपॉन I2 की वैल्यू करके निकालो, तब भी R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपको दो वेव्स का एम्पलीट्यूड दे रखा है तो उससे भी आपकी R की वैल्यू निकल जाएगी। और वो जो R की वैल्यू आपकी निकलेगी वो यहाँ पर डाल देना, वो जो R की वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे उससे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कोई भी वैल्यूज आपको दे सकते हैं, उससे पूछा जा सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू दोगे उससे R की निकल जाएगी, और R की एक बार वैल्यू आपको मिल गई तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आपको निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इसी चीज पे मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पे इसके कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो एक बार वो क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ये आता है, कैसे भी निकालना हो निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस है जो कि अभी हमने टॉपिक पढ़ा उस पर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, टू सोर्सेज हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो, ठीक है, दो सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है दिस 25 अपॉन 16। इंटेंसिटी का रेशियो मतलब I1 अपॉन I2 की वैल्यू हमें दे रखी है 25 अपॉन 16। फिर उसके बाद बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो पूछा है, मतलब I max अपॉन I min पूछा है। अब I max अपॉन I min जो उसका फॉर्मूला जो था क्या बना था, अभी बनाया था हमने, I maximum अपॉन I minimum इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब इस फॉर्मूले में मेन चीज क्या है, R कैसे निकाल सकते थे, उसके तीन फॉर्मूले बताए थे। उसमें से इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, रूट
I1 अपॉन I2। अगर मुझे I1 I2 दे रखा है तो उससे मैं R की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, रूट I1 अपॉन I2। तो रूट के अंदर I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 25 अपॉन 16। तो सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी R की वैल्यू, 5 अपॉन 4। क्या आ जाएगी, R की वैल्यू 5 अपॉन 4 आ गई आपकी, वो इसमें रख दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 अपॉन 4 प्लस 1, 5 अपॉन 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 5 अपॉन 4 प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो ऊपर बन जाएगा हमारा 9/4 और नीचे बन जाएगा हमारा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बनेगा 9 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 1। ठीक है, मतलब 81:1 हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ रहा होगा। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो होगा वो 81/1 आएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी है, हमें जो फॉर्मुलेस पता थे वही फॉर्मुले हमने जो पीछे पढ़े वही फॉर्मुलास लगाए हैं, उससे हमारा आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है इफ टू स्लिट्स इन YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स जो हैं उन स्लिट्स की विड्थ दे रखी है और विड्थ का रेशियो दे रखा है, मतलब W1 अपॉन W2 की वैल्यू दे रखी है 4/1, W1 अपॉन W2 की वैल्यू 4/1 दी है। तो इसने बोला इंटेंसिटी का रेशियो निकालो, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालो, डिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले R की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। R की वैल्यू निकालने के लिए विड्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, R इज टू रूट W1 अपॉन W2, मतलब रूट 4/1। सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। अब I मैक्स अपॉन I मिन निकालना है, I मैक्स अपॉन I मिन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3/1 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, 9:1। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो आया है वो 9:1 आ चुका है। समझ में आया क्या। अब साथ में क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू मिनिमा। अब मैक्सिमा अपॉन मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, मतलब I max अपॉन I minimum is equals to 9/25। I max अपॉन I minimum की वैल्यू 9/25 बोली है और क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा टू मिनिमा टू मैक्सिमा, ये तो I minimum अपॉन I max की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटेंसिटी एट मिनिमा टू मैक्सिमा, मतलब ऊपर मिनिमा है और नीचे मैक्सिमा दी रखी है। I max अपॉन I min की वैल्यू दे रखी है 9/25। ठीक है, क्लियर। अब ये हमें रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और दूसरा हमसे जो रेशियो पूछा है वो है W1 अपॉन W2 का रेशियो हमसे पूछा गया है, मतलब W1 अपॉन W2 का रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ्स ऑफ द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स की विड्थ का रेशियो क्या होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यही यूज होगा। तो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या था, I max अपॉन I minimum इज इक्वल्स टू I max अपॉन I minimum इज इक्वल्स टू R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब I minimum अपॉन I max की वैल्यू 9/25 है, तो I max अपॉन I minimum की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/9 हो जाएगी। सिंपल सी, ये हो जाएगा 25/9। इधर पड़ा है हमारा R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इधर किधर चले जाएगा, ये हमारा रूट में चले जाएगा। रूट 25/9, यहां बचेगा हमारा R प्लस 1 R माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 25/9 कितना बन जाएगा, 5/3 क्या बन जाएगा, 5/3। और इधर क्या बचेगा हमारा R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1, मतलब R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। बाकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3R प्लस 3 इज इक्वल टू 5R माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3R माइनस 5R इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, 3R माइनस 5R माइनस 5 और ये प्लस 3 इधर माइनस 3।
कितना आ जाएगा यहाँ पर -2r और इधर कितना बन जाएगा -8। सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4। r की वैल्यू 4 आ गई है। अब r की वैल्यू से हमें क्या चाहिए, W1/W2 की वैल्यू चाहिए। तो W1/W2 का एक रेशियो r के बराबर था, क्या था, हमारा एक फॉर्मूला बनाया था ना अभी, r √W1/W2। मुझे क्या चाहिए, W1/W2 चाहिए। ठीक है, r की वैल्यू क्या डाल दो 4 √W1/W2 में। तो W1/W2 चाहिए तो रूट यहाँ से हटेगा, इधर चले जाएगा स्क्वायर में, तो यहाँ क्या जाएगा 4 का स्क्वायर W1/W2। तो यहाँ से W1/W2 की वैल्यू जो बनेगी वो 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 1। तो इसका जो रेशियो आता होगा, द रेशियो ऑफ द स्लिट विद, स्लिट्स की विद का जो रेशियो है, दो स्लिट्स की विद का जो रेशियो है 16:1 आता होगा। समझ में आया क्या, W1/W2 का रेशियो। तो ऐसे करके आप इसके मैक्सिमम और मिनिमा की इंटेंसिटी के रेशियो पे जो क्वेश्चन आते हैं उसे उन फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा हमने यूज नहीं किया, फॉर्मूला जो था उसी फॉर्मूला का यूज किया है। बाकी इन्हें सबको, इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना। इसके साथ ये वीडियो तो खत्म हो जाती है, आगे और भी आएगी वीडियोस। उसके अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं इंटरफेरेंस, तो इसके साथ हमारा खत्म हो जाता है। अगर थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन होंगे तो आगे की वीडियोस में हम कर लेंगे। बाकी इंटरफेरेंस खत्म हो चुका है हमारा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो डिफ्रैक्शन पे आएगी। क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे की वीडियोस के लिए कनेक्टेड जरूर रहना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।